हेलो दोस्तों, मैं शिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत इस पुस्तक में जितने भी प्रश्न मगध साम्राज्य का उत्कर्ष से दिए गए हैं उन सबों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कौन सा मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली के प्यार में पड़ गया था? तो इसका सही उत्तर है अजात शत्रु जो है वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली के प्यार में पड़ गया था। मगध शासक अजात शत्रु वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली के प्यार में पड़ गया था। अजातशत्रु को इतिहास में हम कुनिक के नाम से भी जानते हैं। इसने वैशाली के वज्जी राज पर आक्रमण के समय महाशील कंटक एवं रत्मुसल नामक अस्त्र का प्रयोग किया था। अब अगला प्रश्न है, हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक राजवंश का संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक राजवंश का संस्थापक बिंबिसार था। यह प्राचीन भारत का पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का गठन किया था। तो वहीं मध्यकालीन इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का गठन किया था। अब अगला प्रश्न है, इन मगध राजवंशों को कालक्रम के अनुसार लगाएं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अर्थात सबसे पहला शासक मगध का हर्यक था। उसके बाद कौन सा आया? तो उसके बाद शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश और फिर इसमें अर्थात इस ऑप्शन के अनुसार मौर्य वंश। मगध राजवंश को कालक्रम के अनुसार सजाया जा सकता है। तो ये कालक्रम के अनुसार मगध राजवंशों के नाम हैं हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद राजवंश एवं मौर्य राजवंश। हर्यक राजवंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। शिशुनाग राजवंश की स्थापना शिशुनाग ने किया था। नंद राजवंश की स्थापना महापद्म नंद ने किया था। तो वहीं मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अब अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा के शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करते हैं? तो इसका उत्तर है डी, खारवेल को। हाथी गुम्फा के अभिलेख जो है खारवेल को प्रमाणित करता है। खारवेल कलिंग का राजा था। कलिंग वर्तमान समय में उड़ीसा में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र बनाई? तो इसका उत्तर है काकवर्णन। काकवर्णन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र बनाया था। काकवर्णन को इतिहास में हम कालाशोक के नाम से भी जानते हैं। इसका संबंध हर्यक राजवंश से था। राजगिरी मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। अब अगला प्रश्न है, खारवेल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की एक प्रसिद्ध राजनैतिक हस्ती किस देश का शासक था? तो इसका उत्तर है सी, कलिंग का। खारवेल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की एक प्रसिद्ध राजनैतिक कलिंग देश का शासक था। खारवेल जैन धर्म को मानने वाला था। खारवेल के बारे में जानकारी उड़ीसा स्थित हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। कलिंग वर्तमान समय में उड़ीसा में ही स्थित है। अब अगला प्रश्न है,
मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज अर्थात वर्तमान नेम जिसका राजगिरी है। मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी थी। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के दरबार में महागोविंद जैसे वास्तुकार एवं जीवक जैसे राजवैद रहते थे। महागोविंद ने ही बिंबिसार के शासनकाल में राजगिरी का निर्माण किया था। राजगिरी को पहले गिरिव्रज के नाम से जाना जाता था। जीवक ने ही महात्मा बुद्ध एवं अवंती के राजा परद्योत का इलाज किया था। अब अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मौर्य राजवंश की स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना प्रधान पुरोहित एवं प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अब अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का वह शासक कौन था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। तो वह थे कालाशोक। शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। तब से पाटलिपुत्र कई वर्षों तक मगध साम्राज्य की राजधानी रहा था। अब अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। अजातशत्रु को इतिहास में हम कुनिक के नाम से भी जानते हैं। क्या? तो कुनिक। हर्यक राजवंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? तो इसका उत्तर है डी, कौशाम्बी जो है कभी भी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही थी। पहले राजगिरी को गिरिव्रज के नाम से जाना जाता था, वहीं कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही थी। अब अगला प्रश्न है, अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? तो अरबियों ने मुल्तान को स्वर्ण नगरी नाम दिया था। क्या? स्वर्ण नगरी। अरबियों ने मुल्तान को स्वर्ण नगरी नाम दिया था। इराक के शासक अल हल्लाज के दामाद एवं भतीजे मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण कर उसे जीत लिया था। इस आक्रमण में सिंध का शासक दाहिर लड़ता हुआ मारा गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर अधिकार करने के बाद उसका नाम बदलकर स्वर्ण नगर रखा था। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम शासक था जिसने सर्वप्रथम हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक पहला मुस्लिम शासक था जिसने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। मुगल वंश के शासक अकबर ने 1654 ईस्वी में हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था। मुगल वंश के शासक औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया था। मुगल शासक मोहम्मद शाह के समय में हिंदुओं पर से अंतिम रूप से जजिया कर हटाया गया था। जजिया एक धार्मिक कर था। यह कर देने के बाद ही गैर मुस्लिम राज्य में रहने के हकदार होते थे। अब अगला प्रश्न है, मगध के किस
प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो वह था अजात शत्रु। मगध का शासक अजात शत्रु अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, मालवा क्षेत्र पर मगध के सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका उत्तर है शिशुनाग के शासनकाल में। पुराणों के अनुसार मगध शिशुनाग ने अवंती नरेश प्रद्योत को पराजित कर अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अब अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था। मगध की नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया है, दूसरा पंडुक, तीसरा पंडुगति, चौथा भूतपाल, पांचवा राष्ट्रपाल, छठा कोविशानक, सातवां दशसिद्धक, आठवां कैवर्त और नौवां धनानंद। नंदवंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासक के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा में असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंद वंश के बाद मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। अतः स्पष्ट है कि उत्तर ए सही है। अब अगला प्रश्न है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखनीय प्रमाण कहाँ से मिलता? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख से। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है। नंदवंशीय महापद्म नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का साक्ष्य मिला है, अर्थात यह नगरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। यह अभिलेख में जैन भिक्षुओं को ग्राम दान में दिए जाने का उल्लेख है। साथ ही इस अभिलेख से यह भी पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर एवं पांड्यों को पराजित किया था। पांड्य शासक से उसने गधे से हल चलवाया था। अतः विकल्प ए सही है। अब अगला प्रश्न है, मगध का कौन सा सम्राट अपरोपर सुराम के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है डी महापद्म नंद। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, जिसे उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता था। पुराणों में महापद्म नंद को सर्वछत्रांतक और अपरोप परशुराम कहा गया है। अब अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित है, तो किसके दरबार से संबंधित था? तो बिंबिसार के। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज में
चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक माना जाता है जो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। अब अगला प्रश्न है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? तो राजा खारवेल का नाम हाथी गुम्फा लेख के साथ जुड़ा है। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह उल्लेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भावी झुकाव था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो इसका उत्तर है खारवेल जो है जैन धर्म का संरक्षक था। अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो कलिंग नरेश खारवेल जो है चेदी वंश से संबंधित थे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो इसका उत्तर है सी, खारवेल का। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।